So again, welcome all of you in this new session of Vigyanam series for NSEJS 2023. I'm your master teacher of physics, Pratik Garg. Guys, आज के session में we will talk about 10 quick problems which you can expect in NSEJS. If not exactly the same problem, then at least the problems along the similar lines. So my advice would be to like solve every problem along with me. Okay, I'll give 15-20 seconds to think about each of the problems. सारे problems को तुम सोचो और try to understand the concept that I'm going to explain. Okay, because इस तरीके के questions already NSCGS में पूछे जा चुके हैं. I have also taken some of the PYQs, previous year questions that have already appeared in NSCGS, right? So guys, uh, I'm sure this will be a great learning session for all of you. I have tried to include like as many problems of different variety such that each and every concept of work power energy is covered. Okay. So on this note, let us start with the first problem. Sorry. So in this problem, you can see that यहाँ पे क्या हो रहा है? We have been given FX graph, force versus displacement graph, ठीक है, of a moving body, and हमें कैलकुलेट करना है एक बॉडी का वर्क डन जब मतलब इस फोर्स का वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट ओवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 to 35, ठीक है, ओवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 to 35. ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज कि इफ यू सी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 से 40 तक दी गई है. इफ यू थिंक केयरफुली तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 40 है. बट हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो 35 जूल्स तक यानी 35 मीटर्स तक, इस पोजीशन तक ही हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो अगर इफ यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम पूरा मतलब 40 तक का डिस्प्ले वर्क डन कैलकुलेट कर दो तो उससे तुम्हारा आंसर गलत आ सकता है. तो बी केयरफुल. बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं और बस हमने जो है सिंपली मतलब जल्दी जल्दी में गलत क्वेश्चन पढ़ के वी हैव फाउंड द रॉन्ग आंसर, राइट? अब नाउ हाउ टू फाइंड द वर्क डन. सो यू शुड नो दैट कि एफएक्स ग्राफ का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ द एफएक्स ग्राफ, ठीक है, इनफैक्ट इस चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे. तो एरिया ऑफ द एफएक्स ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो हमें क्या देता है? वर्क डन, ठीक है, फॉर अ 1D मोशन. एरिया ऑफ द एफएक्स ग्राफ, ठीक है, गिव्स वर्क डन, गिव्स वर्क डन if force is always, we can say, sorry my bad, एक second. फॉर अ 1D मोशन, ठीक है. 2D 3D मोशन में हम लोग जो है बेसिकली फोर्स को प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को इंक्लूड कर नहीं पाएंगे. इस वजह से हम जो है सिर्फ इस बात को 1D मोशन के लिए ही बोलते हैं, ठीक है. अब तुम यहाँ पे देखो तो बेसिकली जो 0 से लेकर 35 तक की अगर बात की जाए तो हमें रियलिस्टिकली अगर मैं पूरे ट्रेपीजियम में से, इफ यू थिंक केयरफुली, अगर मैं पूरे ट्रेपीजियम में से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ, ठीक है, पूरे ट्रेपीजियम में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बिकॉज हमें 35 तक का ही एरिया फाइंड करना है, राइट? तो अगर पूरे ट्रेपीजियम का जो एरिया लिखा जाए तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम अगर लिखा जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू? दैट विल बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो जो नीचे वाली साइड है ये तो 40 है, ठीक है, प्लस ये जो ऊपर वाली साइड है दिस वैल्यू, तो ये कितनी है? तो यू कैन सी दिस इज 20, ठीक है, 30 - 10, ठीक है, ये चीज 10 है और यहाँ तक 30 है, तो दैट मीन्स 30 - 10 इज 20. तो ये हो गया इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है. सो ये वैल्यू कितनी है? 10 हो गई. दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? 300. तो 300 जूल्स तो टोटल एरिया हो गया. इसमें से आई एज आई सेड कि ये जो शेडेड रीजन का एरिया है ये हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा. ट्राइंगल का एरिया कितना है? तो यू कैन सी ये जो ट्राइंगल की हाइट है ये भी 5 है और ये जो बेस है ये भी 5 है, यानी कि हाफ इंटू 5 × 5, राइट? तो इसमें से ये 12.5 माइनस हो जाएगा तो 287.5. 287.5 joules will be the answer for question number 1. So guys, I hope you would have understood.
इस क्वेश्चन से क्या सीखना चाहिए तुम्हें कि एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया है वो हमें वर्क डन दे देता है, ठीक है, फॉर अ 1D मोशन, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, in this question, what is happening? A force of 100 newtons acts on a body of mass 5 kg at rest for 4 seconds. मतलब कोई बॉडी थी, ठीक है, ये मान लिया इस बॉडी है, इसका मास 4 kg था, ठीक है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, और इस पे कितने टाइम के लिए? 4 सेकंड्स के लिए। बॉडी मूव्स थ्रू 10 meters in the direction making an angle of 60 degree with the direction of the force. तो फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लेटर से ऐसा हुआ, ठीक है, 10 meters, ठीक है, और जो फोर्स था वो इस एंगल पे लग रहा था, इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो वर्क डन बाय द फोर्स हमें फाइंड करना है। तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ यू हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन, सिंपली वी कैन से कि एफ डब्ल्यू की वैल्यू एफ डॉट एस लिखी जा सकती है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो हम डब्ल्यू की वर्क डन को हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो फिर हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस यूज करेंगे, राइट। तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी? एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू तो क्वेश्चन में 100 दी गई है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है, इफ यू थिंक केयरफुली, तो यहाँ पे कितनी दी गई? 10 दी गई है, ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 500 जूल्स। ऑप्शन बी। ध्यान से ये 500 किलो जूल्स मत मार्क कर देना। कई बार बच्चे एक्साइटमेंट में अगेन जो है इसको यूनिट्स को ध्यान नहीं दिया और जूल की जगह किलो जूल मार्क कर दिया, ठीक है। ये नहीं देखा कि 500 यहाँ जूल लिखा है, 500 किलो जूल लिखा है, तो उससे भी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो एक्साइटेड नहीं होना एग्जाम में, आराम से ठंडे दिमाग से जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में सही होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू दी। अच्छा, इस क्वेश्चन से क्या लर्निंग है? इस क्वेश्चन से लर्निंग है कि हम डब्ल्यू की वैल्यू को एफ डॉट एस लिख सकते हैं अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, ठीक है, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस हमें यूज करना चाहिए, राइट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा गया? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन टू द टॉप वेरी स्लोली इज 50 जूल्स। फॉर एग्जांपल मान लो ये कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का मास जो है 5 kg हमें गिवन है, तो m इज इक्वल्स टू 5 kg हमें गिवन है, ठीक है। अब इसको हम स्लोली जो है ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ऊपर पहुंचाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन था वो कितना हुआ? 50 जूल्स, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया गया? 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ द इंक्लाइन बताना है, ठीक है, मतलब कि हमें इस लेंथ को फाइंड करना है, ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है ना इंक्लाइन की, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब पहले तो तुम ये समझो कि इसमें हमें स्लोली क्यों लेके जा रहे हैं? स्लोली से लेके जा रहे हैं क्योंकि अगर तुम थोड़ा स्पीड दे दोगे बॉल को तो फिर इस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है, और उसका डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो स्लोली लेके जाने का मतलब है कि हम बहुत ही स्लोली लेके जा रहे हैं, लाइक बहुत ही इसकी स्पीड को हम हर समय जीरो मान सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड से लेके जा रहे हैं, वेरी स्लोली, ऐसे करके बहुत ही स्लोली, राइट। तो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ से सोचें तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? सोचो। तो एक एक्सटर्नल एजेंट होगा, ठीक है, जो कि इसको ऊपर लेके जा रहा होगा, ठीक। फिर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक। फिर इस पे ग्रेविटी लग रही है। तो ये तीन फोर्सेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए, राइट। इसमें से जो फ्रिक्शन है वो तो आएगा नहीं क्योंकि स्मूथ प्लेन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेस का जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट। एंड चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी जीरो। ऐसा क्यों? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो क्यों है? अरे भाई, जब काइनेटिक एनर्जी ही जीरो है तो चेंज तो जीरो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लोली लेके गए हैं। तो अगर हम बहुत स्लोली लेके गए हैं तो काइनेटिक एनर्जी ही हर समय जीरो थी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल्स टू जीरो। अब वर्क डन बाय नॉर्मल की वैल्यू जीरो क्यों हो जाएगी? इस ये वैल्यू वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जैसे तुम यहाँ पे देखो, जैसे मान लो किसी समय पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो अगर उस किसी समय पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा लग रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा। और उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचता है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन उस पर ऐसे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो कैन यू ऑलवेज सी कि डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन में एंगल 90 डिग्री है? बोलो हाँ। यानी कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर फोर्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो उस फोर्स का वर्क डन क्या होता है? जीरो।
तो बस अब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। और वर्क डन बाय ग्रेविटी को लिखने का तो बहुत सिंपल तरीका होता है, सिंपली एम जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। तो एम जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, और एम की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी होगी 5, ठीक है, और जी की वैल्यू हमें लिखनी होगी 10, और एच की वैल्यू कितनी लिखनी होगी, एच की वैल्यू हमें निकालनी है इनफैक्ट, ठीक है। तो एच हम इसको एच मान लेते हैं, ठीक है, और एच। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और पार्टिकल ऊपर जा रहा है। समझ में आई बात? इसका मतलब हमें यहाँ से समझ में आता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या कहते हैं, माइनस डब्ल्यू जी। और माइनस डब्ल्यू जी की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू एच, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर तुम देखो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू माइनस डब्ल्यू जी के बराबर है, और माइनस डब्ल्यू जी की वैल्यू यहाँ से 50 इंटू एच के बराबर है। और इस वैल्यू को हमें 50 जूल ऑलरेडी गिवन था, कि हमसे हमसे बताया हुआ है कि भाई जो एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया था ऊपर पहुंचाने में 50 जूल का काम किया था, तो उसको हम 50 के इक्वेट कर देते हैं, यानी कि एच की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 1 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ट्राइंगल में तुम्हें सिखाया गया होगा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो बस हमने साइन थीटा को एच अपॉन, एच मतलब ये हाइट है भाई, है ना, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो ये मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ है अपॉन ये वाली लेंथ, ठीक है, जो हमें निकालनी है। तो इसको हम एल बोलते हैं, एल। समझ में आ रही बात? तो एल आ जाएगा, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 30 हाफ, यानी कि एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई लोगों, एल की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर्स। यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर this question. ठीक है, I hope you would have understood. Let's move to the question number 4. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पहले तो सबसे पहले ये NSE GS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्टिकल है जिसका मास 0.5 kg है, इस ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन क्रिएट होने लगता है 9 सेकंड्स के लिए। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, तो हमें वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन को अगर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो वो हमें ये बताता है कि वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ, ठीक है, यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है, बट यहाँ पे एक ही फोर्स की बात की जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो यानी कि उस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे सोचो कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि जो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 2 मीटर पर सेकंड थी, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना गया था 2, और टाइम कितना था 9 सेकंड्स, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी 9 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डेल्टा के का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हाफ इंटू एम, एम बाई टू तो कॉमन ले सकते हैं भाई लोग, ठीक है, तो जस्ट टेक एम बाई टू कॉमन, होल्ड ऑन, हाँ, यहाँ से एम बाई टू कॉमन ले लिया। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 0.5 है, 0.5 बाई टू कॉमन लेने का मतलब हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये 1/4 कैसे आया, एम बाई टू ले लिया मैंने, एम बाई टू, समझ लो, एम बाई टू, एम की वैल्यू 0.5 है ना, तो एम बाई टू कॉमन आ जाएगा। वी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 400, ठीक है, और यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 4। तो भाइयों कितना आ गया ये, 400/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, माइनस 4/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा 99। बोलो यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल सीधा सवाल, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। NSE GS 2012 का सवाल, आई होप तुम्हें ये गया होगा समझ में, आ ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, ठीक है, हम एफ डॉट एस से भी कर सकते थे, तो मैं उससे भी करके दिखाता हूँ, थोड़ा लर्निंग आएगी, ठीक है, अच्छा समझ में आएगा। जैसे अगर इसको मेरे को एफ एस से करना हो ना, तो जैसे इसमें देखो, अगर इस पार्टिकल का मास 0.5 kg है और उसके पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हुआ, तो उसका उस पर फोर्स कैसे लिखा जा सकता है, एम ए, न्यूटन ने हमें बताया था कि भाई फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉरी, एक सेकंड में ना थोड़ा यहीं पे स्पेस क्रिएट कर लूँ, ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया क्योंकि मेरे को लगा एक ही मेथड से करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 99, ठीक है। अब देखो हम इसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं, कौन से मेथड से, हाँ, एफ एस वाले मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फोर्स पता किया, फोर्स की वैल्यू हमने कैसे पता करी, एम ए से पता कर ली, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी है 0.5 है, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, लिख दो यहाँ पे, यानी कि कितना हो गया यानी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट और कोई बता दे,
जैसे ही हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू कितनी होगी 2, t की वैल्यू कितनी होगी 9, ठीक है, हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी होगी 2 और t की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 9। ठीक है, तो कितना हो गया 9 टू 18 और ये 2 से 2 मर गया, 9 9 जा 81, ये कितना हो गया 81 प्लस 18 कितना होता है 99। देखो भाई एफ एस वर्क डन के लिए एफ एस हो जाएगी क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही लग रहा था, यानी हम सीधा बोल सकते हैं W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। इसका मतलब क्या हो गया भाई लोगों, 99 आंसर आ गया। तो एफ एस से भी कर सकते थे। ठीक है, आ गया मजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। ठीक है, फोर्स इज कंजर्वेटिव ओनली व्हेन एनएसई जीएस 2015 का क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी कराया हुआ है। तो फोर्स कंजर्वेटिव कब बोला जाता है, तो मैंने अगर तुम पहले लेक्चर्स तुमने देखा है तो तुमको बताया क्या था यहाँ पे कि फोर्स को तब कंजर्वेटिव बोलते हैं जब उसका वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर फिक्स्ड कर दिए जाएं तो फिर वर्क डन की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि हम कौन से रास्ते से गए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम दिल्ली से निकल के लखनऊ गए तो फिर वर्क डन की वैल्यू फिक्स्ड आएगी, भले तुम दिल्ली से लखनऊ वाया मुंबई जाओ या वाया न्यूयॉर्क जाओ या वाया चंडीगढ़ जाओ या वाया हैदराबाद जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज तुम दिल्ली से लखनऊ जाओगे वर्क डन की वैल्यू फिक्स्ड आएगी। बात समझ आई? ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है कि अगर एक क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। इसका मतलब अगर हम दिल्ली से निकल के लखनऊ गए और लखनऊ से वापस दिल्ली आ गए तो फिर एक क्लोज लूप बन गया। क्लोज का मतलब है कि जहां से पहुंचे, जहां से शुरुआत करी थी वहीं पहुंच गए। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा एक क्लोज लूप में आता है क्या, जीरो। ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाया था एकदम डिस्प्ले करके कि जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एक क्लोज लूप में जीरो आए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक क्लोज लूप में एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो आएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी है। यानी कि इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए यही बात कह रहा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो व्हेन द पार्टिकल मूव्स अराउंड वंस इन अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखो पहले अपन, जैसे कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ जाता है कि क्या कंजर्वेटिव फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ भी नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव फोर्स कोई निराला है, ठीक है, कि ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी नहीं करता। सारे फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ भी करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी थर्ड लॉ भी करता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसी, हमें तो ये बताना है ना कि ऐसी प्रॉपर्टी जो खाली कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो करता हो, ऐसी प्रॉपर्टी। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी फॉलो करता है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 तो डिफरेंशिएट थोड़ी की कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम यूज करके ये थोड़ी बता सकते हैं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो सारे फोर्स फॉलो करते हैं। फिर वैसे ही वर्क इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये वाली प्रॉपर्टी भी सारे फोर्स फॉलो करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात? तो ये भी सारे फोर्स फॉलो करते हैं। इट इज नॉट अ फ्रिक्शनल फोर्स। भाई ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो भी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है वो कंजर्वेटिव ही है। बात समझ लो, सब बात को समझो। एक नॉर्मल रिएक्शन कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, लेकिन क्या वो कंजर्वेटिव है ना। टेंशन, टेंशन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, लेकिन टेंशन क्या कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर ए ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि खाली कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो करते हैं, बाकी सारे तो जो है जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो आई होप ये समझ में गया होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखो, एनएससी जीएस 2015 का क्वेश्चन अगेन, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अ लिफ्ट इज मूविंग अप एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो एक कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट ऊपर जा रही है, बना लिया जाए थोड़ा। ठीक है, तो देखो ये मान लो लिफ्ट है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आई थिंक इस स्ट्रिंग की बात कर रहा होगा कि जो स्ट्रिंग इसको खींच के लेके जा रही होगी, उस मान लो कि जो रोप होगी जिसपे जिससे जिसकी वजह से लिफ्ट जा रही होगी, उसकी बात कर रहा होगा। और या ये भी हो सकता है कि भाई इसके अंदर एक कोई पार्टिकल लटका हो, पेंडुलम लटका हो और इस स्ट्रिंग की बात हो रही, तो वो स्पेसिफाई तो किया नहीं गया क्वेश्चन के अंदर। बट अपन को दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग ले लें तो टेंशन तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो यानी कि भाई हम बोल सकते हैं ना कि टेंशन की वैल्यू हमेशा mg के बराबर होगी, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ दी पूरा ये सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब ये समझो कि अगर मैं इस टेंशन की बात करूं, इस टेंशन की, ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन, तो वो टेंशन हमेशा एस mg के बराबर आएगा, आएगा नहीं आएगा, सोचो। बिल्कुल आएगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऑल्दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन एक्सलेशन तो जीरो है ना, इसका मतलब टेंशन की वैल्यू हमेशा mg के बराबर होगी। वही बात यहाँ पे भी ट्रू है। इस पेंडुलम में ये जो बॉब है इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है,
क्योंकि जिस वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये बॉब ऊपर जा रहा है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? फिर वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इज कांस्टेंट। बिल्कुल, ये भी सही बात है। जो एलिवेटर की काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू हाफ mv², ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। द ग्रेविटेशनल p ऑफ द अर्थ लिफ्ट सिस्टम इज कांस्टेंट। भाई जो है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसे कांस्टेंट हो सकती है? क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। इसके ऊपर जाने से क्या अर्थ मूव कर रहा है? नहीं। तो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं चेंज हो रही, बट इस लिफ्ट की तो चेंज हो रही है ना। बात समझो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो लिफ्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ऑप्शन सी जो है, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है, गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इज जीरो, ऑफ कोर्स भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो ही जाएगा। सॉरी। फिर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द अर्थ लिफ्ट सिस्टम इज कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? देखो, अभी हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी तो अर्थ की जीरो है, मतलब जीरो मतलब अर्थ के फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, तो अर्थ के फ्रेम में अर्थ की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और लिफ्ट की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज हो रही है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या है? समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इस वजह से मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज हो रहा होगा। यानी ऑप्शन 5 या पॉइंट 5 भी गलत है। सॉरी। यानी कि करेक्ट क्या हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, विच मेक्स ऑप्शन सी एज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप गाइस ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ा जाएगा। देखो, टू टॉय कार्स ए एंड बी। तो बेसिकली ये टॉय कार ए है। बचपन में ऐसे छोटी छोटी गाड़ियों से बहुत खेलते थे हम लोग, है ना। फिक्स्ड विद स्प्रिंग एट फ्रंट, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, तो एक एक बच्चे ने इधर से अपनी टॉय कार भेजी, एक बच्चे ने इधर से अपनी टॉय कार भेजी। ठीक है। ए हैज ए मास ऑफ 200 ग्राम्स एंड इज इनिशियली मूविंग टू द राइट। तो ए जो है इस तरफ मूव कर रहा है। कार बी का मास 300 ग्राम है, तो इसका मास 300 ग्राम है, और इसका मास क्या है? 200 ग्राम है। सॉरी। ठीक है। कार बी रेस्ट पे है। ठीक है, तो कार बी जब रेस्ट पे है और कार ए जो है राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये इस तरफ मूव कर रहा है। इसमें ये ऐसा एरो बना दिया, बट आई थिंक ये कार बी रेस्ट पे है, तो ये एरो का कोई मतलब नहीं है। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द कार्स इज मिनिमम, तो जब इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा तो क्या होगा? कार भी रेस्ट पे रहेगी? नहीं। देखो, जब इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा ना, तो बेसिकली ऐसा समझो कि क्या क्या होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। और कार ए के फ्रेम में कार भी रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है। बेसिकली तुम ऐसा समझो कि ड्राइवर को क्या दिखेगा, या ऐसा समझो कि इस, या मैं इस ड्राइवर की बात करता हूँ, चलो इसके अंदर ही जो ड्राइवर बैठा है, ब्लैक मैन, इसको क्या महसूस होगा? इसको दिखेगा कि भाई, इसको तो इसका मोशन दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज अपने फ्रेम में मूव नहीं करती, यानी कार ए को अपना मोशन नहीं दिखाई पड़ेगा। कार भी ए को लगेगा कि कार भी आई, उससे टकराई, है ना, रुकी और फिर वापस चली गई, ऐसे आया जुर्र, ऐसे करके वापस चला गया। तो जिस समय रुका, कार ए को ऐसा दिख रहा है, कार ए को ऐसा दिख रहा है कि रुका कार बी, उस समय जो है दोनों की, उस समय ग्राउंड फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि कार ए को अगर कार बी रुका हुआ दिख रहा है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है? कि ग्राउंड फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी हो गई सेम। समझ आ रही बात? तो हम बोल सकते हैं ग्राउंड फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये समझने की बात है। ठीक है। तो कार बी इज एट रेस्ट, ये गलत हो जाएगा। कार बी ए के फ्रेम में रेस्ट पे है, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में जीरो नहीं होगा। कार ए इज एट रेस्ट, ये भी गलत है। कार ए और कार बी की वेलोसिटी, जैसा मैंने कहा, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। एक दूसरे के फ्रेम में जीरो होगी, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में जीरो नहीं होगी। बोथ कार्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी, मैंने क्या कहा? दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, वो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, लेकिन मास तो दोनों का अलग है। तो अगर मास दोनों का अलग है तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की अलग होगी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल है, बट मास अलग होने से काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, ये सही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एबीसी गलत है। तो अगर एबीसी गलत तो डी तो सही हो गई। बट अगर तुम लॉजिकली सोचो, तो अभी मैंने क्या कहा था कि उस समय स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी।
तो अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो जरा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स थी, जस्ट एज अ रैंडम नंबर बोल रहा हूँ मैं, मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स थी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में मैक्सिमम हो चुकी है तो उसका मतलब सिस्टम के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बची है, हाँ या ना भाई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इनिशियल अगर सिस्टम के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल की थी और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में मैक्सिमम हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम बची है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। एनएससीजीएस 2015 का सवाल था ये, अच्छा क्वेश्चन था डेफिनेटली। ठीक है, तो आई होप ये समझ में गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। टू मासेस 10 ग्राम्स 40 ग्राम आर मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 9:25, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटा। मोमेंटा क्या होता है? मोमेंटा होता है मोमेंटम का प्लूरल। ठीक है, जैसे रेडियस का रेडियाई होता है। ठीक है, कई बच्चे रेडियस का प्लूरल रेडियसेस लिख देते हैं। ठीक है, तो रेडियसेस नहीं होता, रेडियाई होता है। ऐसे ही मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटम्स नहीं होता, मोमेंटा होता है। ठीक है, अच्छी बात है ये, लर्निंग इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझो कि जो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है बड़ा प्यारा। ठीक है, वो क्या होता है, मतलब एक पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जा सकती है, हाफ mv² किसी भी पार्टिकल के लिए, समझे? तो उसका मतलब टू को मैं इधर ले आऊँ तो टू के कितना हो जाएगा, mv²। ठीक है, और अगर अब मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 2 × m × k, मास से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 2 × m × k। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m²v²। ठीक है, m²v², और अब ये वैल्यू जो है इसको हम बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सोचो ये mv² लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, यानी p की वैल्यू कितनी होती है, √2 × मास × काइनेटिक एनर्जी। बड़ा बढ़िया रिलेशन है ये, रिलेशन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूज होता है। इनफैक्ट बहुत बार मॉडर्न फिजिक्स में और जो है मैग्नेटिज्म वगैरह में भी काफी यूज होता है। बड़ा अच्छा रिलेशन है, इसको याद रखना चाहिए। एक पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम और एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा। केमिस्ट्री में भी वैसे रिलेशन यूज करते हैं कई बार। ठीक है, अब हम इस रिलेशन का फायदा ऐसे उठा सकते हैं, हमें रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम चाहिए था, यानी P1/P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2m1k1 डिवाइड बाय √2m2k2। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी m1k1 डिवाइड बाई m2k2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ग्राम्स बाई 40 ग्राम्स, m2 की वैल्यू और k1/k2 का रेशियो में दिया गया है 9:25। बस खत्म। तो ये तो 0 0 बल्ले बल्ले हो जाएगी। 1:4 का मतलब क्या हो गया, 1:2 बाहर आ जाएगा, और 9:25 का मतलब हो जाएगा 3:5। दैट मीन्स 3:10। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 meters इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये टेबल की बात करते हैं, ठीक है, मान लो ये टेबल है, थोड़ा सा बड़ा ऐसे देखो, ऐसे मान लो ये ऐसे करके टेबल है। ठीक है, तो इस पे जो चेन है ये ऐसे थोड़ी सी तो यहाँ पे है और थोड़ी सी ऐसे लटकी हुई है। ठीक है, इतनी चेन जो है लटकी हुई है। ठीक है, इस चेन की लेंथ 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो लटकी हुई चेन है, टोटल पूरी चेन का मास 4 kg दिया गया था। हमें बताना है वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल, मतलब कि पूरी चेन को टेबल पे रखने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब रियलिटी में सोचो तो ये चेन पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा होगा। ठीक है भाई, ये जो लटकती हुई चेन है ये भी, मतलब ये जो लटक रही है चेन ये भी टेबल पे आ जाएगी, हाँ या ना? तो इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई नहीं बढ़ गई भाई? पहले तो जो है ये ग्राउंड मतलब टेबल के लेवल से थोड़ा नीचे थी और अब टेबल के लेवल पे आ गई, है ना? तो इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देनी है हमें। ठीक है, तो पहले इतने पार्ट का मास निकाल लेते हैं, लटकते वाले मास का, लटकते हुए पार्ट का। ठीक है, तो वो तो यूनिटरी मेथड से निकाला जा सकता है। बचपन में ऐसे करते थे ना कि इतने लोगों ने, 10 लोगों ने 15 दिन में रोटी बनाई तो 20 लोग कितने दिन में रोटी बना लेंगे, इस टाइप से ना भाई। तो अगर 2 मीटर की चेन का मास 4 kg है तो 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर्स का मास कितना होगा, x kg।
बस वैसे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 × 4 यूनिटरी मेथड यार। कितना आ गया 1.2 kg, यानी कि 1.2 kg इसका मास है। समझ रहे हो बात को? 1.2 kg इसका मास है और इसका जो सेंटर है, चेन का सेंटर जो है, बेसिकली सेंटर ऑफ मास का अगर तुमने नाम सुना हो तो उसको उसका जो चेन का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर से 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, लटक रहा है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, जब चेन पूरी यहाँ पे आ जाएगी, जैसे चेन ये देखो यहाँ पे आ गई है, इस वाली चेन का जो लटकती हुई चेन का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे आ गया, तो कितना ऊपर चढ़ गया 30 सेंटीमीटर पर चढ़ गया 30। बोलो हाँ। यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या लिखी जाएगी mgh। m मतलब कितना हो गया 1.2, g का मतलब हो गया 10 और h का मतलब कितना हो गया 0.3। बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12 × 3 = 36 यानी 3.6 जूल्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या सीखने को मिलेगा, एक सेंटर ऑफ मास नाम का तुमने शायद नया चीज सुना होगा तुमने, हो सकता है। ठीक है, अगर पढ़ा हो तो सेंटर ऑफ मास अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। A body of mass 10 kg is raised from the certain depth. By the time it is raised by 10 meters, if its velocity is 2 meter per second, work done by external force during this time is। कोई बॉडी है, इसका मास 10 kg है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ मतलब डेप्थ से ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और कितना ऊपर उठाते हैं 10 मीटर ऊपर उठा लेते हैं, और जब तक 10 मीटर ऊपर उठती है तो इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर बन जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे जीरो थी वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड बन जाती है। ठीक है, तो हमें वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बताना है। तो बेसिकली जब हम इसको ऊपर उठा रहे थे तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स सोचो, ठीक है, प्लस एक ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, ये दोनों फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं, सिंपली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हमें बताना है। ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, माइनस एम जी एच, क्योंकि पार्टिकल ऊपर गया है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो माइनस एम जी एच, माइनस एम कितना है 10, जी कितना है 9.8। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेविटी का 9.8 दी गई, ध्यान रखना इस बात का, 9.8 इंटू एच, एच मतलब 10। ठीक है, दिस विल बी इज टू डेल्टा की, डेल्टा मतलब हाफ इंटू एम इंटू फाइनल वेलोसिटी, एम की वैल्यू भी डाल ही देते हैं यार। ठीक है, ये यार एक सेकंड, शगुन के लिए एक सेकंड रुकना। तो हाफ इंटू एम कितना है भाई 10, इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 4। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक 0 थी क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था। ठीक, तो कितना हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 980, और ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 1000 जूल्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। हमने बहुत सारे क्वेश्चन एरिया मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया, लाइक एरिया अंडर द ग्राफ, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, सबकी बात कर ली। तो मोटा मोटी एनएसजीएस में इसी से सवाल आएंगे। अगर तुमने इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आई एम श्योर कि तुम एनएसजीएस का सवाल कर पाओगे। ठीक है गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।